हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। और हमारा थर्ड चैप्टर आज हमने शुरू करना है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। तो चलते हैं हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो यह बहुत सारे प्रकार की डाक टिकटें हैं जो भारत के विकास को लेकर जिनको लगाया गया, जिनको चलाया गया। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इस चैप्टर में आप पढ़ने के बाद आप में किस तरह की समझ जो है विकसित हो जाएगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप विकास को लेकर भिन्न प्रकार की जो बहसें होती हैं या उस टाइम होती थी और उनको लेकर क्या फ़ैसले हुए, इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा दो दशक दो दशकों तक हमारे नेता किस प्रकार की विकास की रणनीति उन्होंने अपनाई और उन्होंने किस तरीके से भारत के को विकसित करने की कोशिश की, और इस प्रकार की रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही, उनकी क्या सीमाएं थी, और बाद में इन रणनीतियों को हमने क्यों छोड़ा। तो इस प्रकार की बातें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर को के ऊपर, नियोजित विकास की राजनीति। थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक फैसले और विकास, इनके बीच में क्या संबंध है। देखिए, किसी भी देश की जो आर्थिक सामाजिक डेवलपमेंट के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक फैसलों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण से होगा क्या, विश्व स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा, और उस उत्पादन से जो है देश में विभिन्न प्रकार के रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे और विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होगी। तो कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं विकास को लेकर। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाएंगे तो उससे जो है बहुत सारे भारतीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था विकास करना सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो औद्योगिकरण भी एक प्रकार से विकास का ही सूचक है। लेकिन दूसरी ओर जो उस जिस इलाके में, जैसे कि ये उड़ीसा इलाके में विशाल लौह अयस्क भंडार हैं, और उन क्षेत्रों में इनका दोहन करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने लौह अयस्क के जो है इस्पात उद्योग की जो कंपनी, इस्पात उद्योग के उद्योग लगाने के लिए सरकार ने काफ़ी हद तक जो है पूंजी के निवेश के लिए हस्ताक्षर किए हैं। पूंजी के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति पत्र पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने हस्ताक्षर किए, ताकि यहाँ पर निवेश किया जा सके और ज़्यादा बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को ये डर है कि अगर उद्योग यहाँ पर लगे तो उससे क्या होगा, उनको अन्य जगहों पर विस्थापित होना पड़ेगा और उनकी आजीविका भी छिन जाएगी। और कुछ जो पर्यावरणवादी व्यक्ति हैं उनको भय है, अगर यहाँ पर प्रदूषण लगेगा, यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे तो उससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तो इस प्रकार की समस्या को लेकर लोगों में और सरकार के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। अब इस तनाव को किस तरीके से हल किया गया, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह का ही एक विरोध प्रदर्शन ये पॉस्को प्लांट में उड़ीसा के ग्रामीणों ने किया। तो भुवनेश्वर के क्षेत्र में जगत सिंह जिले में एक प्रस्तावित पॉस्को इंडिया इस्पात उद्योग लगाया गया, जो कोरियाई कंपनी का एक दफ्तर था, जो इनको संचालित कर रहे थे। तो उसके सामने लोगों ने कंपनी के और सरकार के बीच में हुए सहमति पत्र के ऊपर जो हस्ताक्षर हुए थे, तो उनको रद्द करने की बात की। तो लोग इसका विरोध करते हुए दफ्तर में घुसने लगे और पुलिस ने उसको रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने बहुत सारे नारे लगाए और उस कंपनी को कैसे अंतर लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इस प्रकार के उनके विचार थे।
यहाँ पर अगर हम बात करें राजनीतिक टकराव की, तो कई प्रकार के राजनीतिक टकराव जो है वो राजनीति में देखने को मिलते हैं। तो जिसके कोई भी विशेषज्ञ उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि इन फैसलों को लेने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्थिति होती है। अब देखिए, जहाँ पे भी एक नेता को फैसला लेना होता है, वहाँ पर भिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के हितों की बात, एक सामाजिक समूह के हित दूसरे सामाजिक समूहों के हितों के साथ तुलना की करके तोला जाता है। और साथ में ये भी देखा जाता है, इससे जो मौजूदा पीढ़ी है उनके हितों और आने वाले जो पीढ़ी है उनके हितों पर किस प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ेगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के लिए ही, जनता के द्वारा ही फैसले किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार की स्वीकृति होनी चाहिए, जिससे जो है एक बीच का रास्ता निकल सके। और चाहे खनन कार्य है, पर्यावरण है, अर्थशास्त्र है, इनके विशेषज्ञ एक अपनी अलग राय रख सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमें जनप्रतिनिधित्व, जनता की भावनाओं को समझते हुए फैसले लेने चाहिए, जिससे जो है विकास भी हो और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उनका भी निदान किया जा सके। जब भी सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा फैसला लिया जाता है, तो वो सारे फैसले किसी एक विशेष प्रकार के विजन से बंधे होते हैं। और भारत के विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि, वो भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों होने चाहिए। तो भारत में विकास का अर्थ इससे लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसमें जो है ना तो किसी व्यवसायी को, उद्योगपति को और किसान को, किसी के को भी इसमें से नहीं छोड़ा जा सकता। सभी को बराबर भूमिका, सरकार को सबके लिए बराबर भूमिका निभानी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें पूरे देश में क्या योजना बनाई जाए, तो काफ़ी मुश्किल कार्य है, बहुत ही पेचीदा कार्य है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के बीच में टकराव, विचारों के टकराव होने ज़रूरी है, जायज़ भी हैं, और जिससे जो है एक नए प्रकार का विकास का विकास की व्यवस्था जो है हमारे सामने आती है। तो इसी तरह लेफ़्ट राइट की एक विचारधारा है। अब देखिए, जो वामपंथी है मतलब लेफ़्ट, और दक्षिणपंथी मतलब राइट। अब इनके बीच में मार्क्सवादी और पूंजीवादी विचारधारा की तरह ही इनके बीच में मतभेद है। तो कोई किसी के साथ सहमत हो रहा है तो उसे हम देखिए, व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और उन्हीं विचारों के साथ ही वो चलते हैं। अब देखिए, वामपंथी या लेफ़्ट की अगर हम बात करें, तो ये अधिकतर लोग गरीब और पिछड़े सामूहिक लोगों की तरफदारी करते हैं, जो और सरकारी नीतियों के माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं। जबकि दक्षिणपंथी जो हैं, ये खुली प्रतिस्पर्धा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो दक्षिणपंथी राइट जो हैं वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, और जो लेफ़्ट हैं वामपंथी, वो गरीबों और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इन सब तबकों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से पूरा देश ही दो लगभग गुटों में बंट जाता है। इसमें आधे लोग वामपंथियों से जो है सहमति प्रकट करेंगे, और कुछ लोग जो हैं दक्षिणपंथियों से भी सहमति प्रकट करेंगे। समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की विकास की धारणाएं हमारे सामने आने लगी। अब विकास को लेकर हर व्यक्ति चर्चा करता है, और विकास को मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के विकास से तोला जाता है, और जिसके अनुसार जिन पश्चिमी देशों की विचारधारा के अनुसार विकास होना चाहिए। विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, या आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी औद्योगिकरण की तरह का होना, और पश्चिमी मुल्कों की तरह आधुनिकरण की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, जिस तरह का आधुनिकरण पश्चिमी देशों में हुआ। तो इसी को ही विकास का नाम दिया गया, और बहुत सारे लोग मानते हैं।
इसी व्यवस्था की वजह से बहुत सारी सामाजिक संरचनाएं की व्यवस्था टूटती है और पूंजीवादी, उदारवाद और मार्क्सवाद इस प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर एक बार इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो विकास की आधुनिक समृद्धि, भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यवेक्षी मानी जाती है। आधुनिकरण को विकास में समृद्धि, ग्रोथ और भौतिक प्रगति और इसके साथ साथ वैज्ञानिक तर्क बुद्धि के साथ विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाकर, मशीनें वगैरह बनाकर देश को जो है विकसित करने की विचारधारा को ही हम विकास की धारणा माना जाता है। ऐसे विकास की धारणा में हर किसी देश को विकसित, विकासशील और अविकसित या अल्प विकसित बताकर जो है इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो विकास के जो मॉडल हैं, तो इसमें पहला मॉडल है मार्क्सवादी, जो सोवियत संघ रशिया ने अपनाया था। और दूसरा मॉडल है पूंजीवादी, उदारवादी पूंजीवादी या पूंजीवादी, जिसे अमेरिका ने अपनाया था। और हिंदुस्तान में काफ़ी लोग जो है सोवियत के मॉडल, जो मार्क्सवादी या समाजवादी मॉडल से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। यहाँ तक कि ऐसे भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में भी इनकी जड़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अमेरिका में पूंजीवादी विकास के प्रकार जो है वो विकसित होते हैं। पूंजीवादी विचारधारा वहाँ पर विकसित होती है अमेरिका में, और जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव भरी स्थिति भी रहती है। जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो सभी लोगों की इस प्रकार की सहमति बनी, जिसमें सभी प्रकार के नेता भी इस सहमति को प्रतिबिंबित किया था कि जो भारतीय सरकार बनेगी वो ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल अलग होगी। जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने अधिकारों की बात करती है, लेकिन जो भारतीय सरकार चुनी जाएगी वो भारतीय लोगों के अधिकारों की बात करेगी, भारतीय लोगों के विकास के लिए बात करेगी, और भारतीय गरीबी को मिटाया जाएगा और पुनः नई एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भारत में लागू किया जाएगा। और कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ते से अपनाते हुए और कृषि का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों का विकास किया जाएगा। तो इस प्रकार की विचारधारा के साथ सभी लोग जो है सहमत थे, लेकिन ये पूरी तरह से घटित नहीं हो पाती। आगे अगर हम बात करें तो भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, और इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है विकास की योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाकर उसको लागू करना। तो 1950 में ये एक निकाय की स्थापना की गई, जिनका संविधान बनने से पहले कहीं भी इस प्रकार की आयोग का कोई की चर्चा नहीं थी। इसे एक सामान्य विधेयक के जरिए संसद में पेश किया गया और पास किया गया, जिसके बाद भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो संविधान में इस प्रकार के आयोग की कहीं भी कोई बात नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है भारत में जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं तो उनमें ऐसे समाज की हमने रचना करनी है जिसमें लोगों की भलाई के प्रयास किए जाएंगे, और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना का अनुसरण करेंगी और विभिन्न प्रकार की नीतियों पर अमल करेगी, जिसमें स्त्री और पुरुष। अब देखिए, भारत के जो कुछ जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, इनमें इन बातों का जिक्र है और उन्हीं बातों के हिसाब से यह संस्था काम करेगी। यह संस्था भी, इनकी भी कोशिश रहेगी स्त्री और पुरुष को आजीविका कमाने के बराबर अधिकार प्राप्त हों, और इसके अलावा भौतिक साधनों की जो मालिकाना हक है उनका और उनके नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए जिससे जो है सर्व सामान्य जो है भलाई हो सके।
और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरीके से किया जा सके या धन और के उत्पादन में एकाध जगह केंद्रित न होकर जन सामान्य की ओर भलाई की ओर हो, मतलब जो पैसा है वो ज़्यादा लोगों में बांटे। आगे नीति आयोग के बारे में एक नई अपडेट है। 2015 में इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग करके रख दिया 2015 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तो आगे अगर हम नियोजन की बात करें तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो उनका एक क्रमबद्ध तरीके से उन कार्यों को जब हम लगाते हैं और उसके बाद उन कार्यों के ऊपर हम व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं तो ऐसी क्रमबद्धता, जो कार्यों को करने की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को ही हम क्या कहेंगे, नियोजन कहेंगे। तो यहाँ पर बता रखा है जैसे कि विकास जो है उसको लेकर, तो विकास का एक वह खाका जो योजना तैयार करे जिसे हम नियोजन कहेंगे। तो इनको नियोजित विकास के लिए का विचार 1940 और 1950 के बीच में जो है काफ़ी हैवी रहा। और यूरोप में महामंदी से जो है बहुत सारे जैसे देश हैं, जापान, जर्मनी, इन्होंने जो है अपनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से इनकी उतर चुकी थी। तो इसमें भारी इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। तो उसके बाद एक नियोजित तरीके से प्रत्येक काम को करने के पक्ष में दुनिया भर में हवा फैल गई। तो तब से नियोजन जो है आज पूरी अव्यवस्था में चला आ रहा है। अब देखिए, हम रोज़मर्रा के कामों में भी नियोजन का जो है काफ़ी हद तक जो है यूज़ करते हैं। हमें नियोजित तरीके से ही अगर हम काम को करते हैं तो बड़ी ही आसानी से उस कार्य को कर पाते हैं। तो इसी तरह की मंशा को लेकर भारत में भी नियोजित विकास को लेकर चर्चाएं उठने लगी। तो 1944 की अगर बात करते हैं तो इस समय जो है एक खुली अर्थव्यवस्था जो उद्योगपति चाहते थे या बड़े व्यापारी चाहते थे, उस पर किसी प्रकार का सरकार का कोई अंकुश नहीं था। लेकिन 1944 में इन सब का तबका जो है एकजुट हो जाता है और देश में नियोजित विकास के प्रस्ताव, इस समूह ने देश के नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। इस बॉम्बे प्लान की मंशा थी सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेशों के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए और जिससे जो है नियोजित विकास या नियोजित अर्थव्यवस्था की राह जो है आसान हो जाए। भारत में योजना आयोग अस्तित्व में जब से आया है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही बने हैं या वही रहते हैं, और भारत अपने विकास के रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने की एक इकलौती केंद्रीय संस्था है जो काफ़ी प्रभावशाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे हम योजना आयोग कहते हैं। तो इस तरीके से भारत ने भी इस व्यवस्था के ऊपर जो है काम किया है और एक नियोजित तरीके से विकास की रणनीति बनाकर उसके ऊपर चर्चा की। अभी हाल ही में पहले देखिए 5 ईयर टर्म्स थी, आगे हम पढ़ेंगे 5 ईयर टर्म के बारे में। तो उस टर्म के ऊपर जो है काफ़ी भारत ने काम किया है और अब वर्तमान समय में हमने इन टर्मों को छोटा कर दिया है। हमने 2-2 वर्षों की या 1 वर्ष की टर्म तक हमने जो है काम किया है और जिससे जो हम अपने उद्देश्य की जल्दी से प्राप्ति कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही।